हेलो बच्चों। तो अपन पढ़ रहे थे लेसन 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप क्या है? भूकंप जो है एक अप्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का। कि अपने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के दो स्रोत पढ़े थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के दो सोर्स हैं। पहला है प्रत्यक्ष, जिसमें अपन ने पढ़ा हमारी चट्टानें जिस पे हम रहते हैं, खनन और ड्रिलिंग, और तीसरा था ज्वालामुखी। ठीक है। फिर अपन ने पढ़े अप्रत्यक्ष, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। ठीक है। अप्रत्यक्ष में अपन ने पढ़ा पदार्थ या चट्टान के गुणधर्म, जो कि गुणधर्म कौन कौन से थे? तापमान, घनत्व और दाब। और दूसरा अपन ने पढ़ा उल्काएं, और तीसरा अब अपन पढ़ने जा रहे हैं भूकंप। ठीक है। भूकंप द्वारा भी जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जाना जा सकता है। तो ये हमारी कहानी चल रही थी। ठीक है। ये आपको इस तरह से जैसे मैंने लिखा है ना, वैसे लिख लेना है कॉपी में, पीछे ब्रेक लेके स्टॉप करके लिख लेना। ठीक है। चलो आगे चले। देखिए, अब अपन पढ़ रहे हैं भूकंप। ठीक है। भूकंप भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। यानी भूकंपीय तरंगों का जब अध्ययन करते हैं ना, तो अपन को पृथ्वी के संपूर्ण अंदर के संपूर्ण भाग का एक चित्र मिलता है, अनुमानित चित्र। ठीक है। क्योंकि अंदर तो अपन जा नहीं सकते। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन आ सकता, भूकंप है, ठीक है, ABCD लगा के, है ना, जमीन का हिलना, है ना, और ऐसे एक जैसे दिखते दिखते देंगे। फिर आपको याद रखना है पृथ्वी का कंपन। पृथ्वी का कंपन क्या है? भूकंप है। ठीक है। यह एक प्राकृतिक घटना है। देखो ये भाई, घटना तो प्राकृतिक है, इंसान तो ला रहा नहीं है, प्रकृति से ही आ रही है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है। ऊर्जा निकलती है हमारी पृथ्वी के अंदर से, इसलिए ये तरंगे बनती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। ठीक है। और ये देखो, इस तरह की तरंगे होती है। पहली होती है पी तरंग, दूसरी होती है एस तरंग, और तीसरी होती है अल या धरातल लैंड तरंग। लैंड तरंगे, लैंड वेव्स, तरंग यानी वेव्स। ठीक है। अभी कह रहा है कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, पृथ्वी धूजती क्यों है, पृथ्वी में ये धड़धड़ाहट पैदा क्यों होती है? प्राय भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भ्रंश मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हमारे पृथ्वी के कुछ इस तरह से किनारे हैं जो आपस में है, या तो वो पास आ रहे हैं, या वो दूर जा रहे हैं, या फिर वो इस तरह की गति कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जब किनारे पास आने से दूर जाने से क्या होते हैं, यहाँ ऊर्जा निकलती है। ठीक है। भूपर्पट्टी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश है। इन भूपर्पट्टी की ये जो चट्टानें हमारी, इसमें ये दरारें, ये क्या है, ये जो दरारें मैं बता रही हूँ ना, बीच में दरार, यही क्या है? भ्रंश है। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती है। ठीक है। ये वाला विपरीत दिशा में गति करती है। जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। ठीक है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति, क्योंकि वो इस तरह से एक साथ है कि वो इधर सरकती है, एक इधर सरकती है। ठीक है। तो अलग होने की जो प्रवृत्ति है उनकी, के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत टूट जाता है। ठीक है। होकर अचानक एक दूसरे की विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है। ठीक है। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र यानी अवकेंद्र, शुद्ध हिंदी में हम अवकेंद्र, या इंग्लिश में इसको हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। ठीक है। भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती है, पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जहां उद्गम केंद्र के समीपतम होता है। ठीक है। यानी जहां पर पहली बार धरातल पे जो है कंपन महसूस होता है ना, उसे कहते हैं
अधिकेंद्र, एपिसेंटर। ठीक है, अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से देखना भी मैं बताती हूँ। अधिकेंद्र उद्गम के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर लंबवत होता है। ठीक है, अब देखना, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, पहले इसको मिटाती हूँ। जो मैं चीजें हाईलाइट कर रही हूँ आपको भी अपनी किताब में हाईलाइट कर लेना है उसको। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर लूँ, डार्क लो, ये देखो। ओके, ये सारी बातें क्वेश्चन बना रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन आएगा, भूकंप जहां सबसे पहले, ये क्वेश्चन लिख लेना है आपको अपनी कॉपी में, धरातल पर महसूस होता है वह कहलाता है। जहाँ पे महसूस हो रहा है ना, वो क्या कहलाएगा? अवकेंद्र, अधिकेंद्र, छाया क्षेत्र, सभी। क्वेश्चन लिख लो आप ये। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ, तब जाके आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा। इसका आंसर क्या है? ये है अधिकेंद्र। क्या है? अधिकेंद्र। इसको एपी सेंटर भी बोलते हैं। यानी सबसे पहले जब धरातल पे भूकंप महसूस होता है ना, उस जगह को बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, एक डायग्राम बना के समझाती हूँ, वो डायग्राम भी आपको अपनी कॉपी में बनाना है। यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर धरातल के नीचे यहाँ मान लो, यहाँ कहीं क्या हो रहा है? भूकंप जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे ये जनरेट हो रहा है ना अंदर, उसे बोलेंगे फोकस या फिर हाइपोसेंटर। ये देखो लिखा हुआ। ठीक है, फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। ठीक है, अब इस फोकस के जस्ट ऊपर, सामने ऊपर धरातल पर, ये इस तरह से क्या है ना, धरातल पे टकराता है। इस तरह से डायरेक्ट टकराता है और यहाँ धरातल पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो धरातल पर जब ये पहुंचता है, पहली बार यहाँ महसूस होगा, तो यहाँ पे इसको कहेंगे एपी सेंटर या अधिकेंद्र। ठीक है, देखो इसको है फोकस या हाइपोसेंटर या अवकेंद्र भी कहते हैं हिंदी में। हिंदी भी याद रखनी है आपको, अवकेंद्र। और इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, एपी सेंटर, अधिकेंद्र। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जो है भूकंप का सेटिंग है कि भाई यहाँ जो है धरातल जो है इस तरह से, धरातल के अंदर, पृथ्वी के अंदर ये जो है वो भूकंप उत्पन्न होता है और फिर सीधे अपने ऊपर लंबवत, देखो ये जो लाइन लिखी है ना, सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है अधिकेंद्र पर, और उद्गम केंद्र, ये उद्गम केंद्र हो गया ये वाला। ठीक है, ये ठीक ऊपर, इसके जस्ट ऊपर यहाँ। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पे, देखो 90 डिग्री का कोण नहीं हो रहा इस तरह से। ये तो हमारा क्या था? ये तो हमारा, यहाँ से हमारा भूकंप जनरेट हो रहा था और यहाँ हमारा भूकंप पहुंच रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री के केंद्र पर क्या हो गया है? इस तरह से ऊपर धरातल पर जाके टक्कर खाता है, उसी स्थान को कहते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। ठीक है, और सबसे पहले ठीक ऊपर लगता है, किस कोण पे? 90 डिग्री के कोण पे या फिर लंबवत। समझ गए? इस तरह से ये डायग्राम बनाना है आपको। साफ सुथरा बना के दो, एक बार साफ सुथरा बना देती हूँ। ये इस तरह से पृथ्वी बनानी है। ये यहाँ पे क्या भूकंप जनरेट हो रहा है, फोकस है भूकंप का या हाइपोसेंटर है या फिर इसे अवकेंद्र कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से सीधा टक्कर खा रहा है धरातल पे, यहाँ पहुंच रहा है, इसे बोलेंगे अधिकेंद्र। ई से डिनोट करते हैं इसको,
एपी सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण हो रहा है, 90 डिग्री का कोण। दूसरे कोण से लिखती हूँ, ठीक है। लंबवत किसके लंबवत, इस फोकस के लंबवत है ये दिखेंगे, ठीक है। ये चित्र आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं आगे। एक मिनट। ये है अपने आगे भूकंपीय तरंगे, ठीक है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं, ठीक है। स्थल मंडल में ही आएंगे भाई, देखो ये हमारा स्थल मंडल है, ये ऊपर वाला, ठीक है। फिर जो ये नीचे है ना, ये वाला, ये है दुर्बलता मंडल, और ये नीचे है कोर, ठीक है। इस तरह से 3 लेयर है पृथ्वी की, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले में ही आएंगी, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी जो है मोटी मोटी 3-4 लेयर में बटेगा, लेकिन ये अपना भूकंप इसी ऊपर वाली लेयर में आता है, ठीक है। ऐसा ही माना जाता है, यहीं से भूकंप की तरंग जो है वो जनरेट होती है, पैदा होती है। इसी अध्याय में आप आगे पढ़ेंगे कि पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे, इतना समझ लेना पर्याप्त है अभी। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल के 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। यानी अगर आप जहाँ धरातल पे बैठे हो अभी, या खड़े हो, जो भी हो, जिस धरातल पे आप रह रहे हो, उसके नीचे 200 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे, वही वाला भाग क्या है, यही स्थल मंडल है। समझ गए, लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक। भूकंप मापी यंत्र जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, देखो ये भूकंप मापी यंत्र है ना, इसको सिस्मोग्राफ ही याद रखना। सिस्मोग्राफ ऐसे लिख के दे देता है, ये देखो यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हिंदी में इस तरह से लिख के दे देता है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, भूकंप मापी यंत्र क्या है, सिस्मोग्राफ। सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित कर लेता है, कैसे करता है देखो। जैसे ये धरातल है, इस धरातल पे क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ को लगा देते हैं, ठीक है। इस सिस्मोग्राफ में यहाँ पेपर लगा हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक हैंडल है, और उस हैंडल में यहाँ पेन लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस हैंडल में जैसे ये जमीन हिलती है तो ये पेन इस तरह से हिलेगा, ठीक है। तो जब ये हिलेगा तो इस तरह से, तेज हिलेगी तो तेज हिलेगा, है ना, इस तरह से। और धीरे हिलेगी तो धीरे हिलेगा। तो इससे क्या होगा, इस पेपर पर, ग्राफी पेपर होता है, ठीक है। इस ग्राफी पेपर पर क्या होगी, ये भूकंपीय तरंगों की जो है नोट हो जाएगी। इस तरह पेन हिलेगा तो ये नोट हो जाएगी इस पे, ठीक है। तो ये इस पे नोट हो जाएगी, और इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई भूकंप जो है तेज आया था कि हल्का आया था। तेज आएगा तो लंबी लंबी, जैसे इस तरह की, ठीक है। ज्यादा हिलेगा तो ज्यादा हिलेगा पेन, और हल्का हल्का हिलेगा तो धीरे धीरे आएगा। तो उस ग्राफ में कुछ लाइनें होती है ऐसे, ठीक है। तो उन लाइनों में क्या है ना, उसका मान आ जाता है जितनी, जैसे कि मैं एक बार से आपको कच्चा बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हमारा ग्राफ पेपर है जो अपन ने उस पर लगा रखा है सिस्मोग्राफ में, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, इस तरह से उसमें ग्राफ बना हुआ रहता है। ग्राफ पेपर देखा होगा आपने स्कूल में, सेम थोड़ा वैसा ही दिखता है, लेकिन उसमें 12 ही क्या होते हैं, ये 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 होते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से बीच में लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ से। तो अगर धीरे रहेगा तो ये इतना इतना करेगा, तेज आएगा तो ये और ऊपर जाएगा। तो इसी से तो हमें पता चलता है कि भाई भूकंप जो यहाँ तक पहुंची, मान लो करें तो कहेंगे भूकंप जो है 2.5 तीव्रता का था, अगर यहाँ पहुंच गई तो भूकंप 6 तीव्रता का था, यहाँ पहुंच गई तो भूकंप 9 तीव्रता का था। हाईएस्ट भूकंप अभी तक जो पृथ्वी पे डिनोट किए गए हैं 10-11 के बीच में किए गए हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जहाँ भूकंप आते रहते हैं वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से उसको वो डिनोट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ पेपर लगा रहता है इस यंत्र में, सिस्मोग्राफ, ठीक है। आगे देखते हैं। चित्र 3.1 भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाता है। ये जो अपन ऊपर चित्र देख के आए ना, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ये वाला चित्र क्या दिखाता है, भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन, यानी ग्राफ पेपर पे ये इस तरह से क्या होती है, डिनोट होती है, ये वाला चित्र, ठीक है।
ये चित्र आप अपनी कॉपी में साइड में बना भी सकते हो नोट्स में, अदरवाइज तो कोई जरूरी नहीं है, एक बार आप दिमाग में इसको सेट कर लो तो ठीक है। पहले जो क्या होता है ना, ये पी तरंगे जो होती है वो डिनोट होती है इस पेपर पे, उसके बाद एस होती है, और फिर लास्ट में होती है अल तरंगे। ठीक है, ये धरातल पर तबाही मचाने वाली तरंगे होती है। इन सब में से तेज तो जो है वो पी होती है, उसके बाद अस और देन अल। लेकिन धरातल पे ये तबाही मचाती है, ये दोनों तो पृथ्वी की सतह के अंदर ही रहती है। अंदर रहती तो अपन को पता नहीं चल पाता, ये बाहर आती है सतह की, इसलिए ये तबाही मचाती तो अपन को ये पता चलती है। ठीक है, आगे चलें। यह वक्र तीन अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती है। मेनली तो दो होती है ये भूकंपीय तरंगें। ठीक है, मेनली कितनी होती है, एक मिनट, मेनली दो होती है। ठीक है, और भूगर्भिक तरंगे जिन्हें बॉडी वेव कहते हैं, और धरातलीय तरंगे। ठीक है, तो ये जो पी होती है ना, पी पी तरंग, अस तरंग, पी और एस, ये बॉडी वेव्स होती है। और धरातलीय तरंग, लैंड तरंग, अल तरंग भी बोलते हैं इसको, लव तरंग भी बोलते हैं। ठीक है, भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। ये जो है ना बॉडी वेव्स, ये भूगर्भिक तरंगे पीएस, ये ऊर्जा जब जैसे ही पैदा होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, वैसे ही पैदा हो जाएगी। ठीक है, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे, यानी पृथ्वी के अंदरूनी भाग में पैदा होती है और अंदरूनी भाग में ही हर दिशा में चलती है। ठीक है, इसलिए इनको भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। भूगर्भिक तरंगों और धरातलीय शेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया से ये तरंगे ना अंदर की जो शेलें हैं, अंदर की जो चट्टानें, उनसे टक्कर खाती है, जिसके कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, और जिन्हें अपन कहते हैं धरातलीय तरंगे, जिन्हें अपन अल तरंगे कहते हैं। ठीक है, ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बदलता रहता है। ठीक है, ठोस चट्टान है, इसमें से तरंग गुजरती है तो बहुत तेज चलती है। ठीक है, मुलायम चट्टान है तो इसमें कम तेज चलती है, और जल वाला क्षेत्र है तो और कम। ठीक है, इस तरह से अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक, ज्यादा घनत्व तरंगों का वेग अधिक, और होता है पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और आवर्तन होता रहता है कि इनमें, इन तरंगों में इस तरह से चट्टानों से टकरा टकरा के आगे पीछे होती रहती है। ठीक है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदल जाती है। भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती है, पी और एस, मैंने बता दिया था आपको, और ऊपर देखते हैं। पी तरंग और एस तरंग। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली है, यह और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, तभी तो सबसे पहले सिस्मोग्राफ पे यही जो है काउंट होती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है, ध्वनि तरंगों जैसी। ये ठोस, तरल और द्रव तीनों ऐसे, द्रव तरल तो एक ही बात हो गई है, गैस। ठीक है, गैस, तरल और गैस तीनों में क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। तो पी तरंग कैसी है, गैस, सॉरी ध्वनि तरंग जैसी है भाई साहब। मैं वापस बोल देती हूँ, पी तरंग जो है ध्वनि तरंगों जैसी है, ये गैस तरल ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। जबकि जो अस तरंग है ना दूसरी वाली, वो कुछ समय अंतराल बाद, कुछ इस पी के कुछ समय बाद ये जनरेट होती है, फिर पहुंचती है, उसके बाद धरातल पे आती है और द्वितीयक तरंग कहलाती है। ठीक है, अस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों में चल सकती है। ठीक है, यानी पृथ्वी के धरातल में जहाँ ठोस चीजें है ना, वहां ये मिल जाएगी, जो ठोस चट्टाने वहां, लेकिन जहाँ पे तरल लावा है, ठीक है, वहां नहीं मिलेगी। इस तरंगों की महत्वपूर्ण विशेषता है, इसी विशेषताओं ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की है। यानी इस तरंग जो है अपने पृथ्वी के अंदर हर जगह नहीं मिल रही है, कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही, तो इसका मतलब वैज्ञानिकों को पता चल गया कि पृथ्वी अंदर से कहीं से तो ठोस है और कहीं से तरल भी है। ठीक है, इसी ने मदद की है जानने में। परावर्तन, इसे तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन से तरंगे कई दिशा में बदलती है। ठीक है, परावर्तन से तो ऐसे आ जाती है, वापस जाती है, आती है, और रिफ्लेक्शन होता है ना, तो इस तरह से ये बिखर जाती है। ठीक है, टक्कर खा खा के तो कई दिशाओं में बदल जाती है, फैल जाती है।
भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। वो जो आरेख बना है वो होता है ना ऐसे सिस्मोग्राफ पर, उससे दिशा और भिन्नता का अनुमान भी लगता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर, देखो ये सिस्मोग्राफ ही है ना, भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। और जो अल तरंगे है ना, ये लास्ट वाली, ठीक है, ये अंत में बनती है और दोनों इन एस और पी के मिलन से बनती है, इन दोनों के अन्योन क्रिया से बनती है और लास्ट में आती है। तो ये सबसे लास्ट में इस पेपर पे क्या होगी, अभिलेखित होगी। ठीक है, ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती है। कौन सी, ये अल वाली धरातलीय तरंगे, ठीक है, लैंड तरंगे। ये ज्यादा विनाशकारी क्यों होती है, क्योंकि यही तो ऊपर आती है ना धरातल पे, और धरातल पे तबाही यही मचाती है, तो यही विनाशकारी होगी। इनसे शेल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती है। ठीक है, शेल आपस में क्या होती है, टूट करके ऊपर नीचे हो जाती है, शेल नीचे धस गई है, शेल ऊपर उठ गई, इस तरह से विस्थापित होती हैं और इमारतें जो हमने बना रखी है मोटी मोटी ऊंची ऊंची, वो सारी गिर जाती है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों का संचरण। अब भूकंपीय तरंगे चलती कैसे है, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों में संचरित होने की प्रणाली भी भिन्न भिन्न होती है। यानी अलग अलग प्रकार की जो भूकंपीय तरंगे अलग अलग, ठीक है, तरह से संचारित यानी बहती है। जैसे जैसे ही ये संचरित होती है तो शैलों में कंपन होता है, और जैसे ही ये भूकंप की तरंगे चलना शुरू करती है, कंपन पैदा हो जाता है। टी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। पी तरंग से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। यानी जैसे पी तरंग इस तरफ चल रही है, ठीक है, तो कंपन यहाँ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इस तरह से चलती है ना, तो ऊपर हिला हिलाती है धरातल को, इस तरह से ये नीचे चल रही है और ऊपर धरातल हिल रहा है इससे, ठीक है, यहाँ पे तो कंपन यही होगा। ठीक है, इसके समानांतर होता है, यानी ये से चल रही है तो कंपन इसके ऊपर ऊपर चलेगा, क्योंकि ये इस तरह से चलती है। जा तो इधर रही है, आप देखो रास्ता तो इसका इधर है, लेकिन कंपन ऊपर हो रहा है। ठीक है, यह संचरित गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है, शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य की तरह अन्य तीन की तरह तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। सारी की सारी इस तरह चलती है और कंपन ऊपर पैदा करती है, क्योंकि ये इस तरह से चलती है। समझ गए, तो धरातल के ऊपर कंपन होता है, चलती तो इस तरह से, दिशा तो इस तरफ है, लेकिन कंपन यही होगा हर एक तरंग में। ठीक है, अस्तरंगी ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है, और जो अस्तरंगी है वो भी यही काम करती है। ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त बना देती है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ ऊंची हो गई, यहाँ नीची हो गई, ठीक है, इस तरह से ये धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझौते, और जो धरातलीय तरंगे है वो सबसे अधिक विनाशकारी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें से, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सबसे विनाशकारी तरंगे है, निम्न भूकंपीय तरंगों में से सबसे विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है। पी तरंग, अस तरंग, अल तरंग। तो आप लिख देना, उसको मान लेना आंसर को कि अल तरंग है, अल यानी धरातलीय तरंग। अब देखते हैं छाया क्षेत्र क्या होता है। छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंग अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां भूकंपीय तरंग नहीं पहुंच पाती। यानी ये सारे धरातल में तो चलती है, लेकिन धरातल के कुछ ऐसे भाग है जहां पे ये पहुंच नहीं पाती। कौन सी तरंगे, ये एस तरंगे और पी जो अंदर चलती है ना, उनकी बात हो रही है। पी तरंगों के पहुंचने को दर्ज करते हैं, कहाँ दर्ज करते हैं भाई, क्या छोड़ दिया अपन ने, और जा रहे भाई, एक बार से देखो, एक बार इसको यहाँ से लिखते हैं। भूकंप की यंत्र यानी सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलिखित होती है, नीचे से दूर से आती है धरातल के अंदर से। यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग, एक मिनट में, कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती। यानी पृथ्वी के धरातल पे बहुत सारे सिस्मोग्राफ लगा रखे हैं अपन ने हर जगह पे। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो जगह जगह पे अपन ने सिस्मोग्राफ लगा रखे, जिससे मान लो भूकंप यहाँ आया तो यहाँ पे इतने इतने सिस्मोग्राफ पर तो भूकंप जो है दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ वाले सिस्मोग्राफ पे नहीं दिखेगा।
और जैसे यहाँ वाले में सिस्मोग्राफ में दिखा ना, तो यहाँ पे जो है पी तरंगे तो दिखी, एस नहीं दिखी। यहाँ पे पी दिखी, एस नहीं दिखी, पी दिखी, एस नहीं दिखी। तो इस तरह से हल्का सा रहा प्रभाव ई का रहा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ना, ये एक भूकंप जब आता है किसी पृथ्वी में कहीं, तो पृथ्वी पर कहाँ कहाँ वो कंपन पैदा कर रहा है। ठीक है, तो हमारे धरातल पे अलग अलग जगह हमने सिस्मोग्राफ लगा रखे हैं हर स्टेशन पे, तो अपन को उससे पता चलता है कि अच्छा यहाँ भूकंप आया था, तो इसके पीछे इसके नीचे क्या है ना, भूकंप नहीं आया, या तो फिर पी तरंग हल्की सी दिखी है, तो मतलब जो जहां भूकंप नहीं आया वो उसका छाया क्षेत्र हो जाएगा, उस भूकंप का छाया क्षेत्र। अब छाया का मतलब ये मत समझ लेना कि मैडम ये एक पेन है इसकी छाया यहाँ पड़ रही, ये वाली छाया नहीं है। ठीक है, ये वाली छाया नहीं है। एक छाया क्षेत्र क्या है, भूकंप का छाया क्षेत्र वो है जहां पर ये दोनों तरंगे नहीं पहुंच पाती, या फिर दोनों में से एक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, समझ गए। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंप विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से हमें पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंपीय छाया क्षेत्र से अलग अलग होता है। ठीक है, देखो 3.2 वाला चित्र की बात करो, ये पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र बताता है। कैसे बताता है, अपन इस चित्र को देखते हैं पहले। देखो ये थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक लग रहा होगा, जिसने पहली बार पढ़ा है ना वो उसको तो और ही बोरिंग लग रहा होगा। ठीक है, इसको अभी इंटरेस्टिंग बनाएंगे आपके लिए, थोड़ी देर इसको देख लो, जो समझाना चाह रही हूँ वो समझो। ठीक है, देखो ये दो हमारे सामने चित्र है, ये है पी तरंग और ये है एस तरंग। पृथ्वी तो एक ही है पर इन तरंगों को अलग कर करके दिखा रहे। देखो यहाँ से मान लो ये हमारा धरातल था, या नीचे से भूकंप जनरेट हुआ, तो ये हमारा पॉइंट है जिसे अपन क्या कहेंगे एफ, और यहाँ ऊपर जाके टक्कर खाएंगा तो ये क्या हो जाएगा एपिसेंटर। अब अंदर की बात करेंगे अपन, ऊपर की बात नहीं करें। अंदर क्या है ना, ये इस तरह से फैलती हैं चट्टाने, क्या है ना अलग अलग घनत्व की है, इसलिए ये जो तरंग है ना इस तरह से फैलती है, इस तरह सीधी नहीं होती, टेढ़ी होती है, वक्राकार होती है। ठीक है, ये इस तरह से फैल रही है चारों तरफ। ठीक है, ये पी तरंगे है, अपन ने देखा था ये ठोस तरल में दोनों में चल सकती है। ठीक है, तो ये नीचे आ जाती है हर जगह, पृथ्वी की हर एक लेयर में मिल जाएगी आपको। ठीक है, और लेकिन ये विचलित जरूर होती है, क्योंकि जैसे ही ठोस से तरल में आएगी तो इसकी जो गति है ना वो कम हो जाएगी, इसलिए इस तरह से और ये मुड़ जाती है, घनत्व की वजह से ये मुड़ाव है। समझ गए। तो पी तरंग क्या है, देखो ऊपर स्थल मंडल में भी है, और बीच वाले मतलब मेंटल में भी है, और नीचे क्रोड में भी बीच में से भी गुजर रही है। ठीक है, यहाँ देखो ये बीच में से नहीं गुजर रही है। ठीक है, तो पी तरंग हर एक पृथ्वी के हर एक भाग से गुजरती है, लेकिन ये विचलित हो जाती है, इसकी वजह से ये इस एरिया में नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी के यहाँ से अगर भूकंप जनरेट हो रहा है ये वाले क्षेत्र से, तो ये इस एरिया में नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, और इस एरिया में नहीं पहुंच पाएगी। तो 103 से 142 के बीच में, ठीक है, 103 से 142 के बीच में ये तरंगे नहीं पहुंच पाएगी। जहां ये नहीं पहुंच पाई ये क्या हो गया, इसका छाया क्षेत्र। तो पी तरंग का छाया क्षेत्र है 103 से 142। समझ गए। अब आ जाते हैं अस क्षेत्र पे। देखिए अब आ जाते हैं अस के अंदर। अब ये जो अस तरंगे ये भी सेम उसी भूकंप से निकल रही है और इसी तरह से फैल रही है, सेम सेम पी की तरह ही फैल रही है, क्योंकि ये दोनों ठोस में तो चलती ही हैं, तो ये ठोस में तो चल ही रही है बेचारी। और जैसे ही कोर के पास आएगी, कोर के पास आते ही इसे मिलेगा लिक्विड, लिक्विड आते ही ये वहां विलुप्त हो जाती है, विलुप्त यानी गायब, विलुप्त, विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, ऐसे हो जाता है जैसे थी नहीं। तो ये इस तरह से कोर के सारे सारे चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी, तो ये पूरा खाली पड़ा रहता है। तो अस तरंग का छाया क्षेत्र कितना है, 103 से 103, 103 से 103। मैं आपको बता दूं, अभी जो नई एनसीईआरटी वाली किताबें आ रही है, किसी की आप लोगों के पास होगी भी वो, उसमें ये 105 दे रखा है। ये जो 103 है उसे यहाँ पे 105 कर दिया गया है, इसको भी 105 कर दिया गया है। समझ गए। 105 और 103 दोनों याद रख लेना है। अगर पेपर पुरानी एनसीईआरटी से बनेगा तो 103, अगर पेपर नई एनसीईआरटी से बनेगा तो 105। ठीक है,
तो 105 मोटा मोटा याद रख लो, एक दो का फर्क है भाई, 2 नंबर कम ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा तो 105 ये इसमें दिख रहे हैं, तो इस तरह से, ठीक है। तो अस का छाया क्षेत्र ज्यादा है ना, देखो यहाँ भी इतनी दूरी तक अस नहीं पहुंच रही, यहाँ तो यहाँ छोटा सा है ये और ये छोटा सा, ठीक है। तो दोनों में से छाया क्षेत्र अगर ज्यादा पूछ ले किसका है, तो अस का है, ठीक है। तो भूकंपीय तरंगों में सबसे अधिक छाया क्षेत्र किसका है, अस तरंग का है। कितना है, लगभग 40%, इस पृथ्वी के पूरे एरिया का लगभग 40% है, ठीक है। चलो आगे चले। छाया क्षेत्र समझ लिया अपन ने। दोनों लग गया क्या भाई, अब चलते अपन आगे, ठीक है। तो इसे छाया क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से हमें पता चलता है कि एक छाया क्षेत्र, जब एक भूकंप आता है तो जो छाया क्षेत्र बनता है ना, वो दूसरे छाया भूकंप के छाया क्षेत्र से अलग अलग हो सकता है। और चित्र अपन ने देख लिया, पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र बताता है ये हमारा चित्र जो था ऊपर। देखा जाता है कि भूकंप यानी सिस्मोग्राफ जो है भूकंप के एपिसेंटर से 105 के भीतर, यानी एपिसेंटर ये ऊपर है इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक ये 105 तक, यहाँ से 105 और यहाँ से 105 तक ही क्या कर रहा है, दोनों दोनों का अभिलेखन होता है। लेकिन इसके 105 के बाद अस नहीं मिलेगी, पी तो मिल जाएगी। और जो सिस्मोग्राफी है अधिकेंद्र से 145 के परे केवल किसका लेती है, पी तरंगों का। 145 यहाँ है ना, यहाँ इसके नीचे 145 पे आ जाओ, यहाँ तो इसके नीचे तो यहाँ पे आपको पी मिलेगी। 105 से 145 में तो पी भी नहीं मिलेगी यहाँ तो, और इसके बाद में वापस पी मिलने लग जाएगी, ठीक है। तो केवल पी मिलेगी उसमें, पी तरंगी मिलेगी, ठीक है। यही बात जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है वो उसने लिख रखी है यहाँ पे बस। 105 से परे केवल, 105 से परे केवल, आगे देख लो भाई। अरे हो जा यार, कितनी बार से होगा। पी तरंगों को ही दर्ज किया जाता है, एस तरंगों को विलिखित नहीं कर पाते 105 के बाद। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से, ये एपिसेंटर से यहाँ से 105 से 145 के बीच का क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं होती। देखो ना, यहाँ तो ना एस है और ना पी है, यहाँ देख लो यहाँ पे भी नहीं है ना, ठीक है। दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, 103 से 142 या 105 से 142, ठीक है। दोनों प्रकार की जो तरंगे है ना, पी और एस, उनके लिए छाया क्षेत्र है। और 105 के परे, ये 105 से या 105 मानना भैया ना, 105 के परे यानी ये वाला क्षेत्र जो है एस के लिए, ये एस तरंगे नहीं पहुंचती, एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है, अब देखो बड़ा किसका है, ये देखो कितना सारा है, ये देखो छोटा सा है, ठीक है। तो अस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र, ये 105 से 145 के बीच में पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में, देखो यहाँ पट्टी और ये एक और पट्टी, ठीक है। तो ये पट्टी के रूप में है, पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। अस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, बल्कि ये पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है, यानी ये 40% से भी अधिक भाग पे है, 40 से 45 के बीच में, ठीक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो, अगर आपको ये पता हो कि भूकंप पहली बार कहाँ महसूस हुआ, तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं आराम से। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स के पृष्ठ संख्या 28 पर दिया गया है भाई। ये भी तो पृष्ठ संख्या 24 से एक बार 28 पे जाके आते हैं अपन। 25, 26, 27, 28, ये लो, दिखाओ कौन सा बॉक्स है। ये देखो ये बॉक्स, ठीक है। इससे बताया गया है कि तरंगों के पहुंचने का समय क्या होगा। अगर स्टेशन एस है तो पी तरंगे जो है 3 घंटे 23 मिनट 20 सेकंड में पहुंचेगी, एस तरंगे 3 घंटे 24 मिनट 45 सेकंड में पहुंचेगी, ठीक है। इस तरह से मतलब अगर आप अपना एपी सेंटर यहाँ पे, तो पहले इतनी देर में क्या पहुंचेगी पी तरंगे, फिर इतनी देर में पहुंचेगी एस तरंगे। अगर हमारा एपी सेंटर यहाँ पे है तो इतना, और फिर दूसरे स्टेशन एपी सेंटर यहाँ से लगाए तो फिर दूसरे वाले सिस्मोग्राफ पे ये इतने टाइम में पहुंचेगी, तीसरे वाले सिस्मोग्राफ में ये इतने टाइम में पहुंचेगी। तो इस टेबल से अपन पता कर सकते हैं कि भाई अगर हमें पता हो कि भूकंप कहाँ से शुरू हुआ था तब, ठीक है। इतना दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को, ये सब वैज्ञानिकों के काम होते हैं।
ठीक है, चले आगे। अब देखो, चलो, भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। विवर्तनिक भूकंप क्या होते हैं? विवर्तनिक यानी हमारी पृथ्वी जो है पूरी कई प्लेटों में बटी हुई है, ठीक है। इस तरह से कुछ प्लेटें हमारे इधर पृथ्वी में, ठीक है, कई प्लेटों में बटी हुई है पृथ्वी, ठीक है। इस तरह से प्लेटों में बटी हुई है। तो ये जो प्लेटें हैं गति कर रही है, कोई प्लेट अपने आप आस पास जो है आमने सामने खिसक रही है, कोई प्लेट जो है इससे दूर खिसक रही है, ठीक है, ये इधर खिसक रही है तो इससे दूर हो गई, कोई इससे दूर, एक दूसरे से दूर, कोई एक दूसरे के पास, इस तरह से ये खिसकती ही जा रही है, ठीक है। तो ये जो है इसको इन प्लेटों की गतियों को बोलते हैं विवर्तनिक गति। ये तो इन्हीं प्लेटों के किनारों के सारे ही क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। यहीं पे मान लो जहां जहां किनारे बने हुए हैं वहां वहां क्या आएगा? भूकंप आएगा, ठीक है। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक आते हैं, यानी जहां ज्वालामुखी है, मान लो इस प्लेट के किनारों पे ज्वालामुखी भी निकल रहे हैं तो यहाँ पे भी भूकंप आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है ना, भूकंप जो है ज्वालामुखी के साथ भी आ सकते हैं। आगे चले। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छतें ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात भूकंप कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से नियात भूकंप है, तो खनन कार्यों के वजह से आने वाले, ठीक है। कई बार क्या होता है, छत भी गिर जाती है खान की, तो अपन थोड़े गए मकराना वाले, तो अपन को तो पता ही है, कई बार खान ढह जाती है, ठीक है। कह जाते हैं ना कान पड़गी बिना की, बाकी कान पड़गी, तो वो कान पड़ना, उससे जो झटके महसूस होते हैं उसे कौन सा भूकंप कहेंगे? अपन अपन कहेंगे नियात भूकंप। क्या कहेंगे उसे? नियात भूकंप। ये अंडरलाइन कर लो भैया आप लोग, नियात भूकंप, ठीक है। कैसे? खनन कार्यों से या खानों की छत डे जाने से, ठीक है। और ज्वालामुखी भूकंप क्या होंगे? जो ज्वालामुखी आने से आएंगे, ठीक है। और भ्रंश तल की चट्टाने सरकने से आने वाले भूकंप क्या है? विवर्तनिक की भूकंप है। इस तरह से इन पे अंडरलाइन कर लेना। ये विवर्तनिक की प्रकार पढ़ रहे हैं भूकंप के। एक प्रकार हो गया विवर्तनिक की भूकंप, एक हो गया ज्वालामुखी भूकंप, और एक हो गया नियात भूकंप, ठीक है। अगला देखते हैं। कभी कभी परमाणु एवं रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन उत्पन्न होती है। इस तरह के झटकों इस तरह के झटकों को विस्फोटक भूकंप कहते हैं। एक ये अंडरलाइन कर लो भाई, है ना, विस्फोटक भूकंप। ये हो गया अपना, ये तीसरा था, ये चौथा। और बांध जनित भूकंप, अगला क्या है? बांध जनित भूकंप। ये बांध, जो बांध बनाए जाते हैं ना, बांध बनाते हैं, वहां बांध के टूट जाने से बांध के क्षेत्रों में आने वाले भूकंप क्या कहलाते हैं? बांध जनित भूकंप कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे। ये इतना हार्ड नहीं है भूकंप के प्रकार, ये थोड़ा सा इसको पी और इसको समझ लेना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है बाय द वे, तो आप मुझे वापस बताना, मैं इसको वापस पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैम भूकंप वाला जो है हमें समझ नहीं आया, तो अपने भूकंप वाले टॉपिक को अलग से ही ले लेंगे, ठीक है, भूकंप के। अब देखते हैं भूकंपों के मान, ठीक है। मापते कैसे भूकंप को, ठीक है, भूकंपों के माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पे किया, और या आघात आघात की तीव्रता यानी नुकसान कितना के आधार पर किया जाता है। भूकंप की जो तीव्रता है उसको रिएक्टर स्केल में मापा जाता है, ठीक है। ये मैंने जो अभी आपको बना के दिखाया था ना इस तरह से लाइनिंग, और ये 1 2 3, ये जो 12 तक मान था, ये रिएक्टर, ये स्केल, ये 1 0 से 12 तक का, इसे ही बोलते हैं रिएक्टर स्केल, यानी कितना आया था भूकंप, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, रिएक्टर स्केल होती है जो भूकंप का मान मापती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, भूकंप की तीव्रता ज्यादा होगी। इस मापनी के अनुसार, इस रिएक्टर मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10, ठीक है। ये जो है ये डब्बे कितने होते हैं? 10 होते हैं टोटल, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 10, ठीक है। और आघात गहनता, ये अंडरलाइन करनी है, ये चीजें कराऊंगी आपको, ठीक है। यानी कितना भूकंप गहरा था,
कितना नुकसान करने वाला था, ठीक है, उसको मापने के लिए इटली के भूकंप वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मर्केली। इनके नाम पर जो है जाना जाता है, इसका नाम क्या है, मर्केली स्केल। ये है 12 तक, जो मैं आपको बता रही थी ना 12, ठीक है, 1 से 12, ये मर्केली है। इससे ये पता चलता है कि कितना गहरा भूकंप था ये, कितना नुकसान करने वाला भूकंप था, ठीक है। ये झटकों की क्षति क्षति झटकों से भी प्रत्यक्ष हानि, है ना, उसका निर्धारण करती है। इसकी गहनता 1 से 12 के बीच में मापी जाती है, ठीक है। तो इसको मैं अंडरलाइन करा देती हूँ एक बार कि इसमें से क्या अंडरलाइन करना और क्वेश्चन क्या बनेगा। इसमें से क्वेश्चन बनेगा भूकंप की तीव्रता को मापने की इकाई का नाम क्या है, तो रिएक्टर स्केल। क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। और आघात को मापने के लिए, आघात की तीव्रता को मापने के लिए मर्केली स्केल, ठीक है। इसको अंडरलाइन करना है आपको। आघात यानी कि क्षति हानि, ठीक है। और तीव्रता यानी भूकंप कितना तेज था, कितनी गति से आया है, उसको रिएक्टर स्केल में मापते हैं। और इसका देखो मान जो है, ये भी याद रख लो भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से भी। क्या बन सकता है, ये तीव्रता कितनी है इसकी रिएक्टर स्केल की, 0 से 10 है। रिएक्टर स्केल की 0 से 10 है। और इसकी कितनी है, 1 से 12, ठीक है। इसको भी कर लो थोड़ा सा अंडरलाइन, ये चीजें अंडरलाइन करने की है, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ चित्र दिखाए गए हैं, भूकंप द्वारा हुए नुकसान का एक दृश्य, एलओसी में स्थित अमन सेतु भारत, ठीक है। इस तरह से जो है भूकंप का नुकसान दिखाया गया है इसमें। और यहाँ नीचे देखो ज्वारीय लहरों से तबाही का एक दृश्य, मेरियाना तट, तट भारत का मेरियाना तट, ठीक है। इस तरह से मेरियाना तट भारत में नहीं है, ये मेरिना तट है, ठीक है। एक मिनट, तो 5 से जनरेट हो जाती है बीच में, ठीक है। ये मेरिना तट है, मेरियाना नहीं है। मेरियाना तो फिलीपींस के पास है, ठीक है। भूकंप के प्रभाव देखें आगे, एक बार से कुछ चित्र हैं जो देखो। ये ज्वारीय लहरों के द्वारा तबाही, ज्वारीय लहरें जो है ना, समुद्र में इस तरह से पानी ऊपर उड़ता है फिर नीचे गिरता है। जब तटों पे गिरता है ना, इस तरह से उठ करके, इस तरह से, तो तटों पे नुकसान कर देता है। ये ज्वारीय लहरों द्वारा थाईलैंड में विनाश, ठीक है। ये मेरिना तट भारत पे, और ज्वारीय लहरों द्वारा तटों पर स्थित आवासीय क्षेत्र जो है ध्वंस यानी बिखर गए, उजड़ गए श्रीलंका में, ठीक है। इस तरह से ये जो है विनाश का दृश्य इंडोनेशिया में, ठीक है, ज्वारी लहरों का, ठीक है। ज्वारी लहरें क्यों पड़ रहे हैं मैडम, भूकंप पढ़ा रहे थे आप तो। ये तो ज्वार ये लहरें ये कैसे आ रही है, भूकंप की वजह से ही भी आती है। क्या आती है, ये ज्वारीय लहरें आती है भूकंप की वजह से। पानी के अंदर भूकंप आएगा तो क्या होगा, पानी ऊपर उठेगा ना, इस तरह से ऊपर उठ के इस तरह से गिरेगा। ऊपर उठेगा तो ज्वार, और नीचे गिरेगा तो भाटा, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगी आपको, समुद्र विज्ञान इसी के अंदर है, ज्वार भाटा, ठीक है। इस तरह से चलिए अब एक बार से ये प्रभाव देख लेते हैं भूकंप के। भूकंप के प्रभाव, भूकंप से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति देती है भाई। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप, भूमि हिलती है, धरातलीय विसंगति, धरातल जो है सीधा था ऊपर नीचे हो जाता है, इस तरह से ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना, इस तरह से नीचे चला गया, ऊपर धस गया, इस तरह से धरातल की विसंगति। अच्छे से बताऊं, क्या नहीं समझ आया तो ये हमारा धरातल था, ठीक है। इस तरह से ये हमारा धरातल था, ये यहाँ से टूट गया, और टूट करके एक डब्बा जो है ये इस तरह से यहाँ रह गया, और एक डब्बा जो है इस तरह से यहाँ ऊपर चला गया, ये नीचे धस गई है ऐसे, ठीक है। ये नीचे धस गई, ऊपर रह गया, इसे बोलते हैं धरातलीय विसंगति, ठीक है। भूसंकलन, पंख संकलन यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां से इस तरह से टूट करके नीचे आ जाता है भाग बड़ा सा, ठीक है। या मलबा जो ऊपर यहाँ पे रेत के रूप में जमा है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। मृदा द्रवण, ठीक है, मृदा सरक जाती है, धरातल का एक तरफ झुक जाना, धरातल झुक जाता है। हिम संकलन, ऊपर जो बर्फ जमा हुआ है वो आके गिर जाता है। धरातलीय विस्थापन, दूर सरक जाती है जमीन, फट जाती है जमीन, बीच में से जगह हो जाती है। बांध और तटबंध जो होते हैं वो टूट जाते हैं। आग लग जाती है, इमारतों का टूटना, इमारतें टूट जाती है, और जो ढांचे होते हैं इमारतों के वो ध्वस्त हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, वस्तुएं गिर जाती है, सुनामी आती है। अभी जो सुनामी है ना, यही ज्वारीय तरंगे, यानी जब
पानी है, पानी के अंदर अगर भूकंप आएगा तो वो क्या करेगा, इसको हिलाएगा, पानी को हिलाएगा तो ये पानी ऊपर उठेगा, ये बहुत तेज लहर के रूप में जो है तटों पे पहुंचेगा। इसे ही बोलते हैं अपन सुनामी। ठीक है, बहुत तेजी से लहरों का तटों पे जाना, यह है सुनामी। ठीक है। हाँ चलते हैं, मैं बताऊंगी। ठीक है, ये छह जो ऐसे प्रभाव दिखाए गए हैं, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ना सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले छह प्रभाव स्थल रूपों पे, ये जो हमने सूची देखी है ना, जो प्रभावों की, ये जो है यार क्या ये ये जो छह है ना आगे के, ये क्या है, ये धरातल क्या है, ये आगे के छह प्रभाव जो है वो धरातल पे है, ये इस तरह से, और बाकी ठीक है, यानी धरातल पे, स्थल पे भी प्रभाव पड़ेगा और पानी में भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र होने वाले जन धन की हानि से समझा जा सकता है। ठीक है, यानी अपने इसको स्थल रूपों पर भी देख सकते हैं इस प्रभाव को। ठीक है, और बाकी जो है वहां पे जो अपन को नुकसान होता है ना भूकंप से, उसके हिसाब से उसको देखा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र स्थल तल पे हो। सुनामी कब आएगी, जब भूकंप का अधिकेंद्र यानी भूकंप पहली बार समुद्र में आया हो। ठीक है, महसूस हुआ, भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो उसमें, समुद्र में। सुनामी आने में अपने आप में एक भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है, यानी समुद्र के अंदर ये लहरें हैं बड़ी बड़ी, इस तरह से ऊपर तक चलती है। ठीक है, तो भूकंप आने या भूकंपीय तरंग जो पी और एस है ना, उनसे पैदा होती है ये। ठीक है, यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड की रहती है, यानी अंदर से भूकंप तो है ना कुछ ही सेकंड आया था, लेकिन ये कुछ सेकंड की है जो इन लहरों को जनरेट कर, एक लहर दूसरी लहर को जनरेट करती है, दूसरी तीसरी को करती है। ठीक है, फिर भी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे एक एक की वजह से कंपन बहुत ज्यादा हो गया, इसके परिणाम से अत्यधिक विनाशकारी होंगे। यानी 5 से अधिक अगर रिएक्टर का भूकंप आ गया तो वो क्या होगा, विनाशकारी भूकंप होगा। ठीक है, अब देखते हैं भूकंप की आवृत्ति। आवृत्ति यानी एक सेकंड में कितनी बार। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है भूकंप, तीव्र भूकंप के झटकों से जन धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप है, ऐसा नहीं है कि भूकंप जो है तीव्र भी आ रहे हैं हर जगह। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हो, यानी जहां दो प्लेटें आपस में टकरा रही हो या एक दूसरे से दूर जा रही हो। ठीक है, मोस्टली दूर जाने वाले भ्रंश, ऐसे तीव्र झटके वहीं महसूस होते हैं। हम ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण का वर्णन आगे अगले अध्याय में देखेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ ज्वालामुखी फट रहे हैं और कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं। ठीक है, प्राय ये देखा जाता है कि रिएक्टर स्केल पर, जो रिएक्टर स्केल है 0 से 10 वाली, उसमें 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना बहुत कम है, यानी अधिकतम 8 तक ही आते हैं वो। ठीक है, और जो वर्ष में एक दो वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट में पृथ्वी के किसी न किसी भाग पे महसूस हो ही रही है। अभी अपन बातें कर रहे हैं, अपन पढ़ाई कर रहे हैं, और पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से पे हल्के हल्के भूकंप आ ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है पृथ्वी, क्योंकि नीचे ना बहुत कुछ चीजें चल रही है पृथ्वी के धरातल के नीचे, तो वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है। अब आवर्ती क्या है, भूकंप की आवर्ती का मतलब क्या समझना है, भूकंप की आवर्ती का मतलब समझना है कि भूकंप की तीव्र तीव्र भूकंप के झटके। ठीक है, अगर मान लो बार बार कितनी बार भूकंप आता है, तो 1 2 साल में एक ही बार खतरनाक भूकंप आता है। ठीक है, मतलब ये है भूकंप की आवर्ती। लेकिन छोटे छोटे भूकंप तो हर एक मिनट में आ रहे हैं विश्व में कहीं ना कहीं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है पृथ्वी की संरचना, अंदर की जो संरचना है ना उसको अपन पढ़ेंगे इस तरह से, जो मैं आपको बता रही थी ना कल, आपकी जो क्लास ली थी उसमें, कि इस तरह से आपको मैं ये मैप दूंगी, ये वाले मैप की बात करें, तो इसमें अपन पृथ्वी के अंदर की लेयर्स को समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। इसको शॉर्ट में इसलिए लिया है, मैं चाहती तो इस लेसन को आज ही कंप्लीट करा देती, लेकिन फिर तुम भूकंप को भूल जाओगे। ठीक है, ये जो आंतरिक संरचना है वो और भूकंप आपस में मिक्स हो जाएंगे तुम्हारे, मैं तो नहीं चाहती मिक्स हो, अभी आज भूकंप ही याद रखो। ठीक है, और हो सकता है इसको पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा सा ऐसा कम कॉन्फिडेंस फील हो कि भाई यार भूकंप तो थोड़ा कम ही समझ में आया है। ठीक है, तो भूकंप का एक टॉपिक अपन अलग से लास्ट में भी ले लेंगे।
जो अपन थोड़ा सा क्या है ना, कलरफुल वे में ले लेंगे उसको। कलरफुल वे में यानी कि ये जो चित्र वित्र है ना, ये सब है ना कलरफुल में ले लेंगे। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कलरफुल चित्र अपने। ये देखो, ये देखो हमारे पृथ्वी के कलरफुल चित्र, ठीक है। तो इसमें ले लेंगे अपन इसको, ठीक है। एक बार वो मैं भूकंप का टॉपिक कराऊंगी लास्ट में। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया, अगर आप लोग कहते हो कि नहीं मैम भूकंप को एक बार लास्ट में वापस से रिवाइज करा देना, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये जो अपन बुक पढ़ रहे हैं ना, अपन इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि आपको बुक वापस उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, जो क्वेश्चन इसमें हाथों हाथ लिखाते जा रही हूँ वो लिखते जाना, तो आपको वापस बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे भूकंप वाला है ये, ठीक है। आगे ज्वालामुखी भी पढ़ाऊंगी, उसमें भी आपको थोड़ा सा फील आएगा, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक क्या है ना, अपन लास्ट में रिवीजन में ले लेंगे। तो आपको जो मैंने कॉपी दे रखी है ना, उस कॉपी के अंदर आपको क्या करना है, उस कॉपी के अंदर लिखना है एक पेज पीछे, एक पेज पीछे डालना है आपको। क्या करना है, एक पेज पीछे डालना है और उसके अंदर लिखना है पेज के पीछे रिवीजन। एक तो इधर नहीं लिखा जा रहा, इधर लिखते रिवीजन पॉइंट्स, POINTS पॉइंट्स, रिवीजन पॉइंट्स, इस तरह से। और सबसे पहले लिख लो नंबर 1 भूकंप, यानी भूकंप को रिवीजन करना है अपन को, ठीक है। अब जो मैंने इसमें पढ़ाया उसके तो मैं क्वेश्चन दे दूंगी, ठीक है, लेकिन मैं इसको समझाना और अलग वे में चाह रही हूँ आप लोगों को, कलरफुल थोड़े से डायग्राम वगैरह लेकर के, तो वो मैं रिवीजन में समझाऊंगी आपको, ठीक है। समझ गए। और जो इसके क्वेश्चन दिए हैं वो आपके लिए सफिशियंट हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको टॉपिक वापस समझना है, जब मैं वो वापस पढ़ाऊंगी ना, तब आपको ये क्वेश्चन वापस देख लेने हैं भूकंप वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉय क्लास। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। और कमेंट में मुझे अपने विचार बता दिया करें, थॉट्स बता दिया करें कि क्या है, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई वगैरह, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना।